नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी आपकी। आज जो हम लेक्चर सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं उसमें डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग सीखेंगे। हम लोगों ने इंटीग्रेशन सीख लिया है और इंटीग्रेशन में मैंने कुछ एक 12 या 13 वीडियो जो भी बनाए हैं वो आप लोग यहाँ पर पढ़ करके आए होंगे, जिसमें मैंने जो किताबों का बेस लिया था वो थी ML अग्रवाल, NCERT और NCERT एग्जाम्पल। ठीक है, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसी इंटीग्रल का एक पार्ट है डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल, जो हम लोगों ने वीडियो में बनाया था, और जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं साहब डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है और इसकी जरूरत हम लोगों को कैसे पड़ी। था क्या भाई कि मेंसुरेशन जब हम लोग 9th और 10th क्लास में करते थे तो उसमें हम लोगों को ट्रायंगल मिलता था जिसका एरिया निकालने की कोशिश हम लोग करते थे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट निकाल लेते थे और बहुत ज़्यादा थोड़े बड़े हो गए तो हीरोज फॉर्मूला लगाने लगे। डेट मीन्स S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, इस तरीके से। और S क्या होता था, सेमी पेरीमीटर, जिसको a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हम लोग करते थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 9th-10th में सीखी। अब हुआ क्या कि जब स्मूथ कर्व हम लोगों को मिलने लगा तो स्मूथ कर्व का एरिया कैसे निकाला जाए इस पर बहस होने लगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अब मैं सपोज मैंने सर्किल बना लिया। ठीक है, सर्किल बना लिया और सर्किल कुछ इस तरीके का बनाया कि ये मेरा कोई एक सर्किल तैयार हो गया। प्लीज़ इसको इग्नोर करना क्योंकि मुझे भी पता है ये सर्किल नहीं है। ठीक है, तेरह बना बनता है। ठीक है ना, तो ये सर्किल है और सर्किल का एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर। सपोज इस तरीके से आया। ये एरिया आया कैसे होगा, तो इसके लिए किया क्या गया कि एक काम करते हैं, जैसे घर पे पिज़्ज़ा आता है ना, पिज़्ज़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा मम्मी काट देती है। ठीक है ना, ऐसे करके 4 पार्ट में काट करके सेक्टर बना देती हैं और हम लोग मस्त खा लेते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये 4 सेक्टर में हमने काट दिया। तो जैसे हम लोगों ने 4 सेक्टर में काटा तो ये होगा क्या कि एक सेक्टर कुछ इस तरीके का कटेगा। ठीक है ना, और फिर दूसरा ऐसे कटेगा। ठीक है ना, और फिर तीसरा कुछ इस तरीके से कटेगा। ठीक है ना, और चौथा ऐसे कट जाएगा। ठीक है, कितना सादा पिज़्ज़ा लग रहा है ना। ठीक है, तो देखो ये पिज़्ज़ा इस तरीके से कट गया। ठीक है, अब एक काम किया कि अगर हम लोग इसको इसी तरीके से और काट लें। ठीक है, घर पे कुछ लोग और आ गए और कहा कि भाई अब मिल बांट करके खाना चाहिए, खाएंगे, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से फिर कट गया। ठीक है ना, और फिर इस तरीके से फिर कट गया। तो अभी देखो अब कितने पार्ट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कितने थे, तो 1 2 3 4। तुम्हें पता है कि जैसे ये कटा है ये जो साइज है ना इसका कम हो गया होगा। तो जैसे ही साइज कम हुआ तो ये क्या हो गया होगा, इसको मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा साइज इससे देखो मैंने कम कर दिया। ठीक है ना, फिर इसका भी साइज थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है ना, और इनको अगर मैं पास मिला करके लिखूं तो ये किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा। ठीक है ना, फिर ये कैसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, डॉट 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 8 पार्ट में कटता चला जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको काट करके एक स्ट्रिप के बराबर कर दूं। ठीक है ना, तो पता है ये जो अभी मेरे पास ये जो पिज़्ज़ा की फाकी है ना, फाकी कालियों की भाषा में बोलते हैं, पिज़्ज़ा जो होगा ना, जो हम लोग स्लाइड ले रहे हैं, ये इतना पतला हो जाएगा कि एक रेक्टेंगल बन जाएगा। कैसे, देखो ये अभी क्या हो रहा है, अब एक बार ऐसा कुछ आएगा कि इतना छोटा पिज़्ज़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, इस तरीके से पिज़्ज़ा छोटा हो रहा है ना। और अगर मैं इस थिकनेस को और कम कर दूं और इस थिकनेस को एकदम एक रेक्टेंगल के बराबर कर दूं तो पता है क्या होगा, ये लेंथ जो है मेरी, ध्यान से देखना, ये लेंथ जो है मेरी, ये तो मेरी r होगी क्योंकि सर्किल की रेडियस क्या है, r। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्या है, ये तो सर्कमफेरेंस है और सर्कमफेरेंस क्या होती है, वो तो 2 पाई r होती है। तो देखो एक सर्कमफेरेंस नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई r, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी r। ठीक है, तो नेट एरिया इसका कितना आ जाएगा, तो नेट एरिया इसका आएगा, एरिया इक्वल टू आ जाएगा पाई r इंटू पाई r इंटू r, यानी कि पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर से मेरी बात को समझो, हमने किया क्या है, एक पिज़्ज़ा लिया गोल और उसको मैंने काट दिया। ठीक है ना, काट करके मैंने 4 जो क्या बोलते हैं इसकी स्लाइड्स है ना, उसको मैंने उठा करके रखा। फिर मैंने उनको काटा और छोटा हुआ, फिर काटा और छोटा हुआ, और अगर मैं इनको काट करके इनफाइनाइट टुकड़ों में बदल दूं तो यही पिज़्ज़ा एक ना एक दिन रेक्टेंगल तो हो जाएगा ना, और उस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वही एरिया जो सर्किल का एरिया होगा। अब ध्यान से देखना,
ये जो मैं बार बार जो काटने की बात कर रहा हूँ ना, ये काटना ही मैथ्स की कैलकुलस में डिफरेंशिएशन बोला जाता है, ठीक है। और वापस से इन काट करके फाकी को जो मैंने काटा है, काट करके उठा करके वापस अगर मैं पिज्जा बना दूं, तो ये जो पिज्जा वापस से बनाना हुआ ना, इसी को इंटीग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी कर्व को पार्ट वाइज छोटा छोटा कर करके देखना, इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कहते हैं। और इसीलिए जब हम लोगों ने इंटीग्रल शुरू किया था, तो मैंने कहा था कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, इंटीग्रल इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो काटना क्या हुआ, जोड़ने का ही तो रिवर्स प्रोसेस हुआ, और जोड़ना क्या हुआ, तो काटने का ही रिवर्स प्रोसेस हुआ। तो जरूरत क्या पड़ी इंटीग्रेशन की, जरूरत इस बात की पड़ी कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हमने सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमने इसको रेक्टेंगल में बदला, यानी काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में अलग किया, और उसके बाद हम लोग क्या किए, इसका हम लोगों ने क्या बोलते हैं, उस रेक्टेंगल का जो एरिया मेजराइज किया, उस रेक्टेंगल का एरिया जो हम लोगों ने रेक्टिफाई किया, वही रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो एक्चुअली सर्किल का एरिया होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि जो पाई आर स्क्वायर है वो आया कहाँ से है, वो आया इंटीग्रेशन से आया। क्या मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ध्यान इस बात को रखना कि जब कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे या डेफिनेट इंटीग्रल कराएंगे, तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, ये हम लोग इंटीग्रेशन हम लोग एरिया को निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब कुछ और छोटी छोटी बातों पे कर लेते हैं। अब इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलो या एक टर्म आता है एरिया फंक्शन। तो देखो एरिया फंक्शन क्या होता है, एरिया फंक्शन इस तरीके से निकालेंगे कि जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थोड़ा सा बस मुझे झेल जाओ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, नहीं तो अभी हम सीधे सीधे सवालों पर हम आ ही रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास अगर ये कोई फंक्शन है, सपोज ये कोई मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अगर ये कोई फंक्शन है और ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ लेंथ है a, और सॉरी ये x एक्सिस पर a है और यहाँ पर कहीं कुछ ये b है, ठीक है ना। अब ये a है और ये b है, मुझे a से b के बीच का एरिया निकालना है। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस x पर एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, वो एकदम ये छोटी सी स्ट्रिप होगी, और इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो स्ट्रिप है ये क्या है, इसकी लेंथ है dx, ठीक है। अब बताओ अगर ये रेक्टेंगल है तो ये लेंथ हो गई हमारी dx, और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है हमारी y। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू dx, यही तो एरिया होगा इस स्ट्रिप का। और अगर ऐसे ही स्ट्रिप हम a से b के बीच में खूब सारी बैठा दें, तो क्या इस फंक्शन का एरिया निकालेगा कि नहीं निकालेगा, ये एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई, ठीक है। तो यही जो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया है, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया है। मेरी बात ध्यान में आई? देखो बहुत आराम से समझो, जो काम मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की, जो काम सिग्मा करता है ना, सिग्मा का काम क्या है, समेशन करना, और इंटीग्रेशन का काम भी है समेशन करना, ठीक है ना। लेकिन ये कब यूज होता है और ये कब यूज होता है, ये यूज होता है तब जब डिस्क्रीट फंक्शन हो, ठीक है ना। ये कब यूज होता है, जब कंटिन्यूअस फंक्शन हो। अब कंटिन्यूटी क्या होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब वीडियो में नहीं आया है, ये आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ कहां से कहां तक करा लेंगे, तो a से b के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया फंक्शन, और कहीं कहीं इसको a लिखते हैं, ठीक है ना। और ये जो y है, y मेरा क्या है, यही तो मेरा fx है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b fx dx, और ये मेरा क्या होगा, एरिया फंक्शन a। इतनी बात ध्यान में। अच्छा, ये जो a है, इस a को मैं क्या लिखूंगा, इस a को मैं लिखूंगा लोअर लिमिट। मेरी बात ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लिखूंगा, लोअर लिमिट, और इस b को मैं क्या लिखूंगा, इस b को मैं लिखूंगा अपर लिमिट, ठीक है ना। इस b को मैं क्या लिखूंगा, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से देखो, तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि जब कभी भी इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कराएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को मैं रफ कर देता हूँ, फिर बोलता हूँ, इतना एडिट होने में आसानी रहती है ना। तो देखिए यहाँ पर है, जैसे सपोज a to b है, ठीक है ना, a to b fx dx है, ठीक है ना। मान लो मैंने इसका इंटीग्रेशन मैंने किया और इसका इंटीग्रेशन आ गया, सपोज आ गया 5x, कोई एक नया फंक्शन आ गया और वो है 5x, ठीक है ना। और 5x करने के बाद लोअर लिमिट यहाँ लिख देंगे, अपर लिमिट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर
अच्छा एक काम और करो, देखो ध्यान से देखना, इसको लिखने के पहले क्योंकि हम लोगों ने तो इंटीग्रेशन में ये सीखा था कि इंटीग्रेशन जब कभी भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा ले रहा हूँ, उस कांस्टेंट का नाम है प्लस सी, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। तो लिखा मैंने 5b प्लस सी, ठीक है, और विद इन ब्रैकेट, और फिर मैंने माइनस लगाया, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला याद रख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मैंने यहाँ रखी 5b प्लस सी और माइनस, और फिर लोअर लिमिट करते हैं, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 5a प्लस सी। इतनी बात ध्यान में आई। अच्छा अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b प्लस सी माइनस 5a माइनस सी, ठीक है। तो अब देखो जरा c से c कट जाएगा, खुले में क्या आ जाएगा 5b माइनस 5a। यही मेरा क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का सॉल्विंग होगा, ठीक है। अब देखो जो जितना भी डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने पढ़ रखा था वो सब का सब यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। दूसरी बात डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब हम लोग समझ गए ये क्या है कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको एरिया फंक्शन बोलते हैं। अभी जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे तो इसी तरीके के एरिया निकालने का हम लोग काम सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए साहब कुछ क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसको चाहे तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की कहानी पर आज के सारे सवाल होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम तो ये हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा ना कि ये हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया fx dx, और ये भी हम लोग समझ गए कि पूरे के पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में अब c नहीं आएगा। जहां पर भी लिमिट होगी वहां लिमिट वाले सवालों पर हम लोग c नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइनाइट ही मिलती है और वेरिएबल के फॉर्म में मिलती है, सॉरी कांस्टेंट के फॉर्म में मिलती है, क्योंकि 2 3 4 5 कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा ही आएगा, तो c कांस्टेंट लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरी बात ध्यान में आ रही है। और c कैसे करना है मैंने आपको दिखा भी दिया। तो आंसर इसका क्या होने वाला था 5b माइनस 5a, और ये क्या थी, तो ये थी साहब लोअर लिमिट, और ये क्या थी अपर लिमिट। मेरी बात ध्यान में। अच्छा अब देखिए फटाफट हम कुछ सवालों को देखते हैं, धीरे धीरे चीजें आपको पसंद आने लगेगी। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब, ठीक है ना, 2x क्यूब और प्लस 3 होल स्क्वायर 0 to 1 प्लस 3 होल स्क्वायर dx, और ये है 0 से 1। मेरी बात ध्यान में। अच्छा अब देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैंने लिखा 0 से 1 और ये हो जाएगा 2x क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया dx, ठीक है। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और पावर ये कितनी हो जाएगी 6, 3 3 9, 2 2 4, 3 12, 12x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन को अंदर भेजें, देखिए अब देखिए साहब 4x की पावर 6 प्लस 9, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा 12x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल सवाल इसीलिए दिखा रहा हूँ। अब देखो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 और ये 0 से 1 और ये हो गया dx, ठीक है ना। फिर प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 और ये हो जाएगा dx, फिर ये 12 और ये कितना हो जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा dx। मेरी बात ध्यान में। अब जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको 4x की पावर 7/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 6 का तो मैं इंटीग्रेशन आता है 0 से 1, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा प्लस 9 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0 से 1, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस का 12, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 और ये कितना हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। अब ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। अब ये कितना हो जाएगा 4/7, ये हो जाएगा 1 - 0, प्लस 9 ये हो जाएगा 1 - 0, प्लस 12/4 और ये हो जाएगा 1 - 0, ठीक है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो यानी कि 9 प्लस 3 और प्लस 4/7, इसको सॉल्व करा लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब
तुम्हारे पास देखो मैंने अभी कहा ना कि ये अलजेब्राइक सम होता है एरिया का। कैसे? एक सवाल और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, ठीक है ना, और मैंने कहा sin x dx, ठीक है ना। अब अगर मैंने sin x dx कहा तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है? तो देखो हमें पता है कि माइनस का cos x होता है और हमने क्या लिख दिया 0 से पाई लिख दिया, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताओ माइनस का cos x अगर 0 से पाई लिखा तो कितना हो जाएगा माइनस cos पाई, ठीक है, और माइनस को ले लो बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो होता है ना। तो cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो cos पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 0 की तो -1, यानी कितना हो जाएगा -2, यानी कितना आ जाएगा +30। तो देखो ये पता है क्या लिखा है? अगर ध्यान से तुम देखो तो sin x का ग्राफ क्या होता है? तो sin x का ग्राफ तो इस तरीके से होता है, ये है मेरा 0 और ये है मेरा कितना, ये है मेरा पाई, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या कहा ना अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया होता है, और अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया का मतलब कितना हो गया? ये 0 था, ये पाई था, इनके बीच में जो कर्व बन रहा है sin x का, उसका एरिया क्या है? तो कर्व कौन सा है? sin x का। तो देखो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसकी वैल्यू आएगी 2। दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये जो एरिया हम लोगों ने निकाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस कर्व का जो एरिया है वो कितना आएगा 2। अब थोड़ी देर के लिए सवाल को बदल देते हैं। सपोज मेरे पास होता है यहाँ पर 2 पाई, ठीक है ना, तो 2 पाई कहाँ है? यहाँ पर। तो अभी मैंने कहा अलजेब्राइक सम है, अलजेब्राइक सम का मतलब क्या है? ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो कट करके ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक बार चेक करा करके देख लेते हैं क्या इसका एरिया 0 आ रहा है। चलो, हम लोगों को पता है जो सम भी होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। एक तो अलजेब्राइक सम होता है, मॉडुलस सम होता है, वेक्टर सम होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोगों को छोटी छोटी पता होनी चाहिए। ये कितना हो गया sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos x, और फिर ये हो गया 0 से 2 पाई। अच्छा, अब देखो ये कितना हो गया, माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया cos 2 पाई अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना हो गया cos 0। अब देखो साहब cos 2 पाई कितना होगा? तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? क्या तुम बता सकते हो? बोलो भैया, cos 2 पाई की वैल्यू बता सकते हो? cos 2 पाई कितना होगा? पाई प्लस पाई। नहीं आता है मुझे पता है, मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ, इसलिए ये थर्ड क्लास चीज़ों को भी मैं लिख करके दिखा रहा हूँ। तो cos 2 पाई का मतलब हो गया cos पाई प्लस पाई, पाई में 90 के मल्टीपल कितने हैं? 2 यानी इवन cos में रहेगा, ठीक है ना, और पाई यानी पाई को माइनस लगा दिया, माइनस फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है, और माइनस cos पाई बाई 2 यानी 90 का मल्टीपल है 1, यानी ऑड, यानी हो जाएगा sin पाई बाई 2, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो cos x का ग्राफ बना लो। तो cos x का ग्राफ क्या होगा? तो cos x का ग्राफ होता है अभिनंदन भैया की मूंछों की तरीके से, यही तो होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा? फिर पाई बाई 2 ऐड करो तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर पाई बाई 2 ऐड करो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई, मैंने तो गलत करा दिया, पाई बाई 2 प्लस थीटा है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1। तो देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी, ठीक है ना। इससे समझ लो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा है ना, तो cos 90 प्लस थीटा, ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? साइन और कोसेक का, और ये था कौन? cos, तो इसको वापस से माइनस मिल गया, इसलिए प्लस का sin पाई बाई 2 आ जाएगा, और प्लस का sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मेरी बात ध्यान में आई? तो अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे cos 2 पाई की वैल्यू हो गई 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? -1, और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा? 0। क्या ये बात कठिन लग रही है? ठीक है, अब इसी तरीके से और कुछ देखते हैं। अब जरा cos x का ही निकाल करके देख लिया जाए कि क्या cos x का भी इंटीग्रेशन इसी तरीके से होता है। तो एक सवाल देखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos x dx, ठीक है। अब मैंने लिखा 0 से पाई बाई 2 cos x dx लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 से पाई बाई 2,
ठीक है ना, 0 से मैंने पाई बाई 2 लिखा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और माइनस साइन 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 और माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, तो अब जरा सोचो cos x का ग्राफ क्या होता है, तो ये है cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ तो इस तरीके का होता है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हुआ और ये हुआ 0, तो 0 से पाई बाई 2 का यही तो एरिया हमें चाहिए ना, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 1। क्या मेरी बात तुम्हें पसंद आ रही है? ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो जाएगा 1। और देख लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि ये पाई बाई 2 है और ये है पाई, तो तुम समझ सकते हो ना कि ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों का अलजेब्राइक सम कितना होगा 0, क्योंकि वो ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि देखो ये x एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव जा रहा है और नीचे की तरफ नेगेटिव जा रहा है, तो इसका और इसका सम कैसा हो जाएगा 0। करके देख लेते हैं कि अगर मैंने लिखा 0 से पाई cos x dx, ठीक है ना, तो 0 से पाई cos x dx का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, और ये फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा sin पाई और माइनस sin 0, और sin पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस 0, तो आंसर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग एरिया भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अब वापस से हम किताब वाले ही सवालों पर आते हैं, ठीक है ना, किताब वाले सवालों को हम लोग वापस से देखना शुरू करते हैं। जैसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx, ये मेरे पास सवाल है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन में हमने कई बार सिखाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है यदि उनमें पावर लगी होती है, तो अगर पावर लगी होती है तो क्या करेंगे सर, तो एक काम करा लो ना, cos स्क्वायर x को किसी तरीके से cos 2x वाले फॉर्मूले में बदल दो, तो हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और 0 से पाई बाई 2 dx, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, ये हो गया dx, ये हो गया 1 अपॉन 2, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा cos 2x और ये हो गया dx, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो गया x और ये हो गया 0 से पाई बाई 2, फिर ये हो गया 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? तो देखो 1 अपॉन 2 ये x हो गया, 1 अपॉन 2 sin 2x अपॉन 2 और ये हो गया 0 से पाई बाई 2। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो 1 अपॉन 2 अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा sin पाई माइनस sin 0। ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही पाई बाई 2 रखोगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या sin पाई माइनस और लोअर लिमिट यानी sin 0, तो sin 0 हो गया, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 4 और sin पाई कितना होता है, sin पाई होता है 0 और sin 0 भी 0, तो पूरा पूरा चला जाएगा, आंसर कितना बचेगा पाई बाई 4। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? पक्का बताओ, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब धीमे धीमे इन सवालों को हम लोग बढ़ाते चलते हैं, ठीक है ना। कैसे? ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया cos स्क्वायर x हो गया। अब इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और हम लोग उठाते हैं, जैसे कि एक सवाल और अच्छा सा मैंने कहीं देखा था ये सवाल, हाँ देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि if 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0 to a पाई बाई 8, 0 to a और ये पाई बाई 8 है। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको a का वैल्यू बताना है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अगर हमको a की वैल्यू बतानी है तो देखो हम लोग किस तरीके से इसको सोचेंगे कि सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो जब मेरे पास लिखा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू पाई बाई 8। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अब देखो 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा है, तो अब देखिए सर ये हो जाएगा 0 से a 1 अपॉन 2
2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू पाई बाई 8। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या फॉर्मूला होता है? तो ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाई 2। ठीक है ना, और होल पावर होल लिमिट क्या आएगी 0 से a, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 8। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे सर? तो अब एक काम करो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स a अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 0 इक्वल टू पाई बाई 8। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स a बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 8। ये कितना हो जाएगा 4 सा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स a बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4। tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो tan पाई बाई 4 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ a बाई 2 इक्वल टू tan पाई बाई 4, और a बाई 2 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो साहब, ये x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 तक है dx। देखो सबसे बड़ी बात फिर मैं वही अपनी बताऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपने पार्शियल फ्रैक्शन में कर रखा है, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कराना है और लिमिट 1 to 2 लगाना है, बस बात खत्म। अब देखा, ये पुराने ही चैप्टर का सवाल है, मैं एक बार वापस से पार्शियल फ्रैक्शन आपको सिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करो यहाँ पर आकर के समझ लो। x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को कैसे ऑपरेट करते थे, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है ना, और फिर ये कितना हो जाता था x a एक्स प्लस 2 b एक्स प्लस 1। अरे भाई एलसीएम लिया तो देखो a x प्लस 2 आ गया, b x प्लस 1 आ गया, नीचे x प्लस 1 x प्लस 2 रहेगा, x प्लस 1 x प्लस 2 से ये x प्लस 1 x प्लस 2 कट जाएगा, बचा क्या x a ऑफ x प्लस 2 b ऑफ x प्लस 1। और फिर हम लोग क्या करते थे, पुट करते थे x इक्वल टू -1 और पुट क्या कर देते थे x इक्वल टू -2। इसकी वैल्यू 0 करो, x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1, और इसको 0 करो तो x की वैल्यू -2। अब -1 उठा करके रखो तो -1a -1 प्लस 2 प्लस 0, और यहाँ कितना हो जाएगा -2a इंटू 0 प्लस b -2 प्लस 1। ठीक है, -1a इंटू 1 और -2 इक्वल टू b, और ये कितना हो जाएगा -1, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है ना, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है ना, ये -1 हो गया और ये 2 हो गया। अब ये -1 उठा करके रख दो और ये 2 उठा करके यहाँ रख दो और इंटीग्रेशन को सॉल्व करा लो, क्योंकि एक्चुअली में तो मुझे इसी का ही इंटीग्रेशन कराना है ना। तो ये dx हो गया और ये dx हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो जैसे हम लोगों ने a की वैल्यू -1 रखी तो ये इंटीग्रेशन हो गया -1 dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, और b कितना हो गया 2, तो 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2। अब ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 ऑफ लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c। अब देखो ध्यान से, यहाँ c नहीं लगाना है, ठीक है ना, तो c नहीं लगाएंगे तो क्या करना है, तो जरा ध्यान से देखो, एक काम कर लेते हैं। लिमिट क्या है 1 से 2 है, तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2, तो एक काम करते हैं ना, पूरे की लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 2 हो जाएगी। इतनी बात ध्यान में आई? ठीक है, तो अब देखो वही काम कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो जैसे ही मैंने अपर लिमिट रखूंगा मैं, तो मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ माइनस लॉग 2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 2 लॉग 2 प्लस 2, ठीक है ना, अपर लिमिट। ठीक है, इसको मैंने कर दिया एक ब्रैकेट में, फिर माइनस अब लोअर लिमिट। तो देखो जैसे ही मैंने लोअर लिमिट रखा तो माइनस लॉग 2, ठीक है ना, माइनस लॉग 2, ठीक है ना, और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस 2 लॉग 3, और ये क्या हो जाएगा पूरा एक ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आई? अच्छा, अब देखिए साहब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस लॉग 3 प्लस 2 लॉग 4 और माइनस माइनस प्लस लॉग 2 और माइनस 2 लॉग 3। ठीक है, अब देखो जरा
ये माइनस का log 3 है और ये माइनस का 2 log 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 log 3, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2 का स्क्वायर प्लस log 2, ठीक है। अच्छा अब देखो कितना हो जाएगा, -3 log 3, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, तो देखो ये हो जाएगा 4 log 2 और प्लस log 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 log 2, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 log 2 माइनस 3 log 3। क्या तुम्हें कठिन लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 को भेज दो ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा log 2 की पावर 5 और माइनस log 3 की पावर 3, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, वापस से ये वापस से हो जाएगा log 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 32 अपॉन 27, यही तो होगा ना, ठीक है ना। तो ये हमें पता रहता है कि log m की पावर n, log m अपॉन n, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों को पहले से याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला सवाल खत्म, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को ये पता है कि यह इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, तो फर्स्ट किसको ले लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, और सेकंड हम लोग इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे, तो log 1 प्लस एक्स का 1 प्लस 2x का तो हमारा इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट इसको ले लेंगे, सेकंड इसको ले लेंगे, ठीक है ना। और जो लिमिट है वो एज इट इज़ लगती रहेगी। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इसको छोड़ा, तो देखो मैंने लिखा log 1 प्लस 2x, इसको छोड़ दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या लिखूँगा, 0 से 1 और फिर x dx। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो भाई, ठीक है। और अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आप एक काम करो, इंटीग्रेशन, और फिर इंटीग्रेशन मैंने क्या लगाया, यहाँ पे 0 से 1 लगाया, डी डी एक्स ऑफ दिस, तो डी डी एक्स ऑफ दिस यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस 2x, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन होगा, तो होगा x का, ठीक है ना, x dx, ठीक है, और इसका होल dx, ठीक है। एक काम हम लोग करें कि यहाँ पर सीधा सीधा, क्योंकि ये x बच जाएगा, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट तो सब में लगेगी ना, ये वाला x कैसे छूट जाएगा, वैल्यू तो बिना वेरिएबल यानी बिना x के आने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 प्लस 2x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x dx, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतना हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया, रेडी। अब देखिए ये हमारा हो गया 0 से 1, अब अपर लिमिट रखो यहाँ पर, तो देखो जैसे ही अपर लिमिट रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये log 1 प्लस 2 यानी log 3 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि कितना हो जाएगा अपॉन 2, log 3/2 माइनस 0, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, ये ऊपर पावर लगी है 2 और नीचे पावर लगी है 1, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग सबसे पहले या तो सॉल्व करा लो, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x को डिवाइड कर लो किससे, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अगर हम लोग 1 प्लस 2x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो 1 अपॉन 2x, तो 1 अपॉन 2x से करेंगे तो ये सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 2x, ये माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2x। क्या ये बात समझ में आ रही है। और फिर माइनस का 1 अपॉन 2x है, तो एक काम करो प्लस का 1 अपॉन 2 से वापस से मल्टीप्लाई करा लो, तो जैसे माइनस के 1 अपॉन 2 से, तो जैसे ही माइनस के 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 से, क्योंकि हमें 1 अपॉन 2 चाहिए, 1/4 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2x और माइनस का 1/4, ये प्लस ये कट गया, ये बचेगा 1 अपॉन 4। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 0 से 1 ऐसे ही लिख दिया, और हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है ना, और प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस 2x, और ये कितना हो जाएगा dx।
क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए साहब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 अपॉन log 2, ठीक है ना, और माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन को अंदर भेजो, ठीक है ना। तो जैसे ही अब इंटीग्रेशन को अंदर भेजोगे तो ध्यान से देखते चलना, -1/2 से इसका मल्टीप्लाई होगा, -1/2 से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा 1/2x और देखो 0 से 1 और dx। फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/8 और 0 से 1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस का 1/8 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + 2x। रेडी? अच्छा, अब देखिए कितना है, log 3/2 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा x²/2 और ये हो जाएगा 0 से 1, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/8 x और ये हो जाएगा 0 से 1, माइनस का 1/8 log 1 + 2x अपॉन 2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वापस से क्या लगा देंगे, देखो यहाँ से लगा दिया 0 से 1 और ये 0 से 1 लगा करके हम लोग सॉल्व करा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये सारी चीज़ें रखना तुम्हें आती होंगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मेन मकसद था कि चाहे ये फर्स्ट सेकंड हो, मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सिखाया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन डिवाइड के माध्यम से बनाते हैं ये भी मैंने सिखाया है। बस आज का जो मामला है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। पहले 1 को पुट करो और फिर 0 को पुट करो, बीच में माइनस लगा दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करा लेना, इसका आंसर कुछ ये आ रहा होगा 3/8 log 3, ठीक है ना। सॉल्व करा के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0 से 1 x tan इनवर्स x dx, हमको इसका इंटीग्रेशन कराना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कराएंगे, tan इनवर्स x को तो ही फर्स्ट मानना है, तो हमने लिखा tan इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, ठीक है ना, 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 और tan इनवर्स x जिसको छोड़ा है उसी का तो डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 + x² इंटू x²/2 और ये कितना हो जाएगा dx, ठीक है। अच्छा, अब वापस से देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x² tan इनवर्स x/2 और ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस 1/2 0 से 1 x² + x² dx +1 -1, ये बात हम सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो 1 और tan इनवर्स 1 हम लोग ITF भी पढ़ करके आए हैं, -0 और tan इनवर्स 1 होता है π/4, ठीक है ना। और ये हो जाएगा -1/2 0 से 1 इस दिस अपॉन दिस यानी 1 - 1/1 + x², ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें ऑलरेडी वहाँ पर जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वहाँ पे सिखाई है, 1 + x² अपॉन 1 + x² माइनस 1/1 + x², ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा π/4, तो ये कितना हो जाएगा π/8 माइनस 1/2 और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी x और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक माइनस tan इनवर्स x और ये कहाँ से कहाँ तक, ये वापस से 0 से 1 तक, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा π/8 माइनस 1/2 1 - 0 और ये कितना हो जाएगा π/4 - 0, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा π/8 माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा वापस से π/4, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो π/8 में π/4 चला जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व